इमेजिन करें कि आप एक बोट पर अपनी फैमिली के साथ नीले समुद्र में छुट्टियां गुजारने गए हैं। चारों तरफ दूर दूर तक पानी फैला हुआ है और सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता हो। लेकिन अचानक एक लम्हे में ही सब कुछ बदल जाए। एकदम से समुद्र का पानी कहीं गायब हो जाए और आप समुद्र के नीचे की वीरान जमीन पर फंस जाएं। ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल आने लगेंगे। आखिर समुद्र का सारा पानी कहाँ गया? क्या ये पानी दोबारा वापस आएगा? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस फिल्म से, जो आपको सांसें रोकने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक बोट पर कैरिबियन ओशन के बीच में मौजूद होती है। ये फैमिली बेन नाम के इस लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र के बीच आई होती है। एक यादगार पल बनाने के लिए वो सभी बेहद खुश थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। कुछ पलों तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है। जब वो सभी समुद्र का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी बेन की मॉम समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती है, जबकि बेन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक से बेन की मॉम जूलिया को समुद्र में ऐसा फील होता है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। जब वो यहां वहां देखती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन तभी अचानक कोई उसे समुद्र के अंदर खींच लेता है और साथ ही उनके बोट पर रखे इक्विपमेंट्स तेजी से अलग अलग दिशाओं में हिलने लगते हैं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। बेन और टॉम इस बदलते माहौल को समझ नहीं पाते क्योंकि वे फिशिंग में बिजी थे। उधर जूलिया देखती है कि वो बोट से कुछ ही सेकंड्स में काफी दूर जा चुकी है और पानी में डूब रही है। वो खुद को संभालते हुए टॉम को जोर जोर से आवाजें देने लगती है, लेकिन जूलिया बोट से काफी दूर होने की वजह से कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे पाता और उसे ये भी महसूस होता है कि समुद्र का पानी बहुत तेजी से पीछे हट रहा है। जूलिया अपनी बेटी कैसी को आवाज देती है, लेकिन कैसी हेडफोन लगाकर सनलाइट एंजॉय कर रही होती है। बेन, कैसी और टॉम में से किसी को भी नहीं पता था कि जूलिया स्विमिंग करने समुद्र में उतरी है। जूलिया उनसे दूर होती जा रही थी, लेकिन तभी किस्मत अच्छी रही और टॉम को हल्की सी जूलिया की आवाज सुनाई देती है। वो उसे देख लेता है और टॉम उसे बचाने के लिए तुरंत समुद्र में जंप कर जाता है। दूसरी तरफ बेन बोट का इंजन स्टार्ट करके बोट को उनकी तरफ ले जाता है। लकीली टॉम जूलिया को डूबने से बचा लेता है। जब वो बोट के पास पहुंचते हैं तो बेन और कैसी दोनों को बोट पर खींच लेते हैं और इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हारी मॉम स्विमिंग के लिए समुद्र में उतरेगी तो तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। कैसी माफी मांगते हुए कहती है कि उसने हेडफोन पहन रखे थे। खैर, अब जूलिया सुरक्षित थी। टॉम कहता है कि अब कोई भी बिना बताए स्विमिंग करने नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो पहले किसी को इन्फॉर्म करेगा। सभी लोग टॉम की बात से सहमत हो जाते हैं और अब रात होने वाली होती है, इसलिए वो सब बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी करने लगते हैं। रात को बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आ जाता है। कैसी उसे बताती है कि वो सभी बोट में काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम लोगों को जल्द से जल्द सरफेस पर आना चाहिए। यहाँ टीवी पर बता रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया के लिए बेहद अनयूजुअल होगा। ये सुनते ही कैसी नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उस समय ये लोग किसी सेफ जगह पर बिल्कुल नहीं थे। वो उससे और बातें करने लगती है कि तभी अचानक कॉल कट जाता है। ये बात वो जाकर अपनी मॉम डैड को बताती है, जिसके बाद सब लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। चेक करते हुए वो नोटिस करते हैं कि उनकी बोट के आसपास बहुत सारी व्हेल और शार्क फिश घूम रही हैं, जबकि इस एरिया में व्हेल्स या शार्क मछलियां नहीं पाई जाती। टॉम एक ओशन एक्सप्लोरर था, इसलिए वो समझ जाता है कि व्हेल और शार्क ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले ही करती हैं। आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका था, लेकिन उससे पहले उन्हें शार्क से निपटना था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, तभी अचानक उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है। सब घबरा जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि बोट के नीचे किसी बड़े क्रिएचर ने टक्कर मारी है। इसे चेक करने के लिए वो पानी में जाता है। वो देखता है कि बोट के नीचे बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो निश्चित ही किसी विशाल शार्क ने दिया था। ये देखने के बाद जब टॉम वापस आता है तो उसके कंधे पर गहरी चोट लगी होती है। ये देखकर जूलिया उसके जख्म पर स्टिचेस लगाती है। यहाँ टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के लगाए इस डेंट की वजह से इंजन खराब हो गया है और अब वे बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे। वे सभी समुद्र के बीच फंस चुके हैं और उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा था कि किसी से मदद मांगी जाए। लेकिन जब कैसी बाहर कॉल करने आती है तो सिग्नल बिल्कुल नहीं मिलते। बोट का कम्युनिकेशन सिस्टम कोई भी सिग्नल पकड़ नहीं पा रहा था। सब परेशान थे कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। इसी मुश्किल समय में टॉम खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास केवल 4 दिन तक का खाना था और कुछ नहीं, लेकिन उनके पास जीने की एक छोटी सी उम्मीद थी। ये लोग एक शिपिंग रूट पर थे और उम्मीद थी कि कोई ना कोई शिप इन्हें देखते हुए गुजर जाएगा। इन्हीं बातों के बीच उन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब उन्होंने बाहर देखा तो एक बड़ा सा मीटियोरॉइड उनकी तरफ आ रहा था।
वो उनकी बोट से टकरा सकता था। इसलिए बचने के लिए टॉम जल्दी से बोट का इंजन स्टार्ट करता है। वो जानता था कि इससे इंजन पूरी तरह खराब हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। इंजन डैमेज हो गया, लेकिन दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। अगर वो इंजन स्टार्ट नहीं करता तो मीटियोराइड सीधा इनसे टकरा जाता। टॉम देखता है कि आसमान से गिरने वाली ये ऑब्जेक्ट्स असल में सैटेलाइट्स थे। इसी वजह से अचानक से रेडियो और टेलीफोन के सिग्नल काम करना बंद कर गए थे। वो लोग इस हादसे से ठीक से उभरे भी नहीं थे कि तभी एक दूसरा मीटियोराइड उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब खुद को बचाने के लिए और कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं ताकि अगर बोट पलट भी जाए तो वे डूबे नहीं। बोट के अंदर होते ही बोट जोर जोर से झटके खाने लगती है। सब समझ जाते हैं कि अब शायद वे नहीं बच पाएंगे। तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज होती है और वे सभी बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर पाते हैं कि वे जिंदा हैं, हालांकि चोटें जरूर आई थीं। हैरानी की बात यह थी कि बोट में कई जगह छोटे बड़े छेद हो चुके थे, लेकिन उनमें से पानी अंदर नहीं आ रहा था। जब फैमिली बाहर आती है तो जो नजारा वो देखते हैं उसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। बोट के नीचे पानी नहीं था, चारों तरफ जमीन पर मछलियां पड़ी थीं और बोट एक वीरान पहाड़ी जैसे इलाके में खड़ी थी, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। ये जगह पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कल रात तक समुद्र का पानी था, वहां अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गड्ढे नजर आ रहे थे। वे जल्दी समझ जाते हैं कि वे किसी डेजर्ट में नहीं बल्कि अब भी समुद्र के बीच में हैं। बस समुद्र का पानी कहीं और शिफ्ट हो गया है। टॉम तुरंत कंपास निकालता है और डायरेक्शन चेक करता है। वो समझ जाता है कि धरती के साथ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। धरती के पोल्स बदल गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल। इसी वजह से जहां पहले जमीन पर लोग बसते थे, समुद्र का पानी वहां चला गया है, और जहां समुद्र था वहां अब जमीन बन चुकी है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। टॉम उन्हें यह भी बताता है कि जमीन पर मौजूद ज्यादातर लोग शायद मारे गए होंगे। ये सुनकर कैसी का दिल टूट जाता है। वो खुद को कैबिन में बंद कर लेती है क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि उसका बॉयफ्रेंड अब जिंदा नहीं है। लेकिन अब एक और बात थी जो कुछ देर बाद सामने आने वाली थी, और जिसे सुनकर वे और भी ज्यादा दहशत में आने वाले थे। खैर, जूलिया यहां बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगती है। बेन अपने बर्थडे के बलून हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई जिंदा इंसान आसपास हो तो वे उन्हें देख लें और उनके पास पहुंच जाएं और वो सब मिलकर इस स्थिति का सामना कर सकें। इसके बाद टॉम रेडियो से किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब देगा, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे रिस्पॉन्स मिलता है। ये रिस्पॉन्स एक कैप्टन देता है जिसका नाम नेटो है, और वो भी समुद्र के शिफ्ट होने की कहानी जानता था क्योंकि वो भी अपनी सबमरीन में था, ठीक टॉम की फैमिली की तरह। टॉम कैप्टन से पूछता है कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। कैप्टन उन्हें वो बात बताता है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैप्टन कहता है कि अर्थ के पोल्स जो चेंज हुए हैं वे लगभग 1 हफ्ते में अपनी जगह वापस आ जाएंगे, यानी 1 हफ्ते बाद समुद्र अपने स्थान पर लौट आएगा और उस समय उसकी लहरें बेहद खतरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन कहता है कि मैं तो सबमरीन में सरवाइव कर लूंगा, मगर तुम लोग जल्दी से कोई ऊंची जगह ढूंढो और वहां पहुंचो, वरना बचने की संभावना बहुत कम होगी। ये सुनते ही जूलिया तुरंत बच्चों से पैकिंग करने को कहती है। टॉम कैप्टन से कहता है कि आपकी सबमरीन में बचने के चांस ज्यादा हैं, तो क्या आप मेरी फैमिली को रख लेंगे। कैप्टन कहता है कि मैं चाहता तो हूं लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी सबमरीन में मेरा एक साथी मारा गया है और अब वहां सिर्फ 2 लोगों की जगह है। मैं एक व्यक्ति को रख सकता हूं लेकिन दूसरा बाहर रहेगा। इस पर टॉम रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे दोनों बच्चों को रख लीजिए, इसके बदले में हमारे पास बचा सारा खाना दे दूंगा। कैप्टन आखिरकार मान जाता है और वो टॉम को मैप पर अपनी लोकेशन समझा देता है। इसके बाद टॉम सबमरीन तक की दूरी का अंदाजा लगाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि हम केवल 2 दिन में वहां पहुंच सकते हैं, यानी समुद्र का पानी वापस आने से पहले हम बच्चों को सुरक्षित वहां पहुंचा देंगे और उनकी जान बच जाएगी। अगली सुबह फैमिली सफर के लिए तैयार होती है। तभी टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपनी डॉग के साथ उनकी तरफ आ रहा है। वो आदमी घायल लगता है, इसलिए टॉम उसकी मदद करने के लिए पानी लेकर उसके पास जाता है। लेकिन उस आदमी ने पानी पीने के बाद शुक्रिया कहना तो दूर, उल्टा टॉम पर अटैक कर दिया। जूलिया ये सब दूर से देख लेती है। आदमी चाकू से हमला करके टॉम को मार देता है। फिर वो जूलिया की ओर बढ़ता है। अपने पति को तो वो नहीं बचा पाती, लेकिन फटाफट बोट पर जाकर कैबिन में बच्चों को लॉक कर देती है। कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसे सिर्फ बहुत ही मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करना। ये बातें हो ही रही थीं कि वो आदमी बोट तक पहुंच जाता है और जूलिया उससे बचने के लिए बाथरूम में छुप जाती है। वो किलर बोट पर सर्च करता है और जैसे ही उसे खाना मिलता है भूखे जानवर की तरह टूट पड़ता है। खाने के बाद वो जूलिया को खोजने लगता है, फिर कैबिन की ओर जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि जहां से आवाज आ रही थी वहां कोई नहीं है। दरअसल जूलिया बोट में बने एक छेद से निकलकर बाहर आ चुकी थी, लेकिन उस आदमी का डॉग उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। मजबूरी में जूलिया को उस डॉग को मारकर चुप कराना पड़ता है
और वो बोट के नीचे छुप जाती है। हालांकि वो अभी तक किलर के हाथ नहीं आती, लेकिन जब वो किलर अपने डॉग को मरा देखता है तो समझ जाता है कि जूलिया बोट से बाहर है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए नीचे उतरता है, जूलिया लौटकर बोट पर आती है और टूटा हुआ शीशा इस्तेमाल करते हुए वापस अंदर घुस जाती है। मगर थोड़ी ही देर में किलर उसे पकड़ लेता है। वो उसके बालों से पकड़कर उसे मारने लगता है, उसका गला दबाने लगता है। खुद को बचाने के लिए जूलिया उससे लड़ती है। कैसी ये सब कैबिन से देख रही होती है और उसे याद आता है कि फ्लेयर गन अब काम आएगी। वो फ्लेयर गन चला देती है, जिससे किलर दूर जा गिरता है लेकिन ज्यादा घायल नहीं होता। हाँ, उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और बोट में आग लग जाती है। जूलिया बच्चों को लेकर बोट से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते वक्त किलर एक बार फिर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलिया उसे लात मारकर दूर गिरा देती है। बाहर आकर कैसी और बेन अपने पिता की मृतदेह देखकर फूट फूट कर रो पड़ते हैं। ये सब किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बेन खुद को दोषी मानते हुए कहता है कि मैंने अगर बलून हवा में ना उड़ाए होते तो वो आदमी हमें देखकर यहाँ नहीं आता। जूलिया भी अपने पति से लिपटकर रो रही होती है कि तभी वो देखती है कि किलर जलती हुई बोट से बाहर निकल आया है। अब यहाँ रुकना सेफ नहीं था, इसलिए वो बच्चों को लेकर भागती है। थोड़ी ही देर बाद बोट ब्लास्ट हो जाती है। भागते भागते वे थक जाते हैं और एक पहाड़ी के पीछे रुके रहते हैं, ये सोचकर कि शायद किलर पीछा छोड़ चुका है। बेन अभी भी रो रहा था। कैसी उसे हौसला देते हुए पानी देती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, तुमने तो मदद के लिए बलून उड़ाए थे। तभी वो देखती है कि किलर अभी भी उनका पीछा कर रहा है। तीनों फिर भागते हैं। वो लगातार थकते हुए भी भाग रहे थे और पीछे मुड़कर देखकर हर बार पाते कि किलर उनके पीछे है। लगातार भागते हुए वे एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां जहरीला पानी था। यहां से गुजरना बेहद खतरनाक था, लेकिन जूलिया बच्चों को पार करवाती है। एसिड पार करने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है और वो नोटिस करती है कि बेन डिहाइड्रेट हो चुका है। उनके पास पानी की आखिरी बूंदें थीं जो वो बेन को देती हैं, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। यहाँ कैसी हिम्मत हारने लगती है। वो कहती है कि जिन दिशाओं में हम जा रहे हैं वहां सबमरीन होगी भी या नहीं पता नहीं, लेकिन जूलिया उसे डांट कर कहती है कि चुप रहो और वही करो जो मैं कह रही हूँ। हम आगे बढ़ेंगे और मैं तुम्हें बचाऊंगी। उनकी बात मानकर वे फिर चलते हैं और आगे उन्हें एक पुराना प्लेन दिखता है जो शायद सालों पहले समुद्र में गिरा था। वे उसके अंदर छिप जाते हैं। जूलिया अपनी फैमिली की वो फोटो देखती है जो उन्होंने पिछली रात ली थी और सब टॉम को याद करते हैं। एक ही दिन में इतना सब हो जाएगा, किसी को विश्वास नहीं होता। रात हो चुकी थी और सभी थक चुके थे। कैसी और बेन सो जाते हैं। तभी एक आवाज से कैसी की नींद खुलती है। वो बाहर झांककर देखती है कि वही किलर फिर पहुंच रहा है। अब उन्हें उससे जान बचानी ही थी। कैसी वहीं बैठकर सोने का नाटक करती है। किलर सोचता है कि वो सो रही है और जैसे ही वो हमला करने आता है, जूलिया पीछे से वार करती है। इस बार जूलिया बेहद गुस्से में होती है। वो उस पर इतने वार करती है कि आखिरकार उसकी जान ले लेती है। इस तरह उनका सबसे बड़ा खतरा खत्म हो जाता है और जूलिया चैन की नींद सो जाती है। सुबह उठकर देखते हैं कि किलर की बॉडी भयानक रूप से फटी हुई है। किसी क्रीचर ने उसे काटकर अंदर से खोखला कर दिया था, जिससे समझ आ गया कि आसपास बहुत खतरनाक जीव है। अब उन्हें तेजी से कैप्टन की सबमरीन तक पहुंचना था। जूलिया मैप देख रही थी और उसी दौरान बेन पानी की तलाश में भटक रहा था। आगे जाकर उसे पानी दिखता है और वो बिना सोचे समझे पीने लगता है। जूलिया ने मना किया था क्योंकि वो तालाब जहरीला था, लेकिन बेन बहुत प्यासा था। जूलिया दौड़कर उसे रोकती है, लेकिन तब तक वो काफी पानी पी चुका था। थोड़ी ही देर में बेन बीमार हो जाता है और चल नहीं पाता, इसलिए वे एक शेल्टर बनाकर आराम करते हैं। तभी जूलिया को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर जाकर देखती है कि ढेर सारे केकड़े उनकी ओर आ रहे हैं। इससे बचने के लिए वे भागने लगते हैं। आगे चलकर उन्हें एक बहुत बड़ी शिप दिखती है, एक कार्गो शिप जिसके कंटेनर्स में कई लोग छुपे थे। इन तीनों को देखते ही वे लोग कंटेनर में छुप जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे किलर नहीं बल्कि भयानक केकड़े थे। तीनों कंटेनर के पास जाकर दरवाजा खोलने की गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई नहीं खोलता और केकड़ों की विशाल सेना उनके पीछे थी। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए जूलिया और बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं। जूलिया पहले बच्चों को ऊपर चढ़ाती है। जैसे ही वो खुद ऊपर चढ़ती है, एक केकड़ा उसके पैर में काट लेता है। वो दर्द में होते हुए भी ऊपर आ जाती है और अपने जख्म पर स्कार्फ बांधकर बेहोश हो जाती है। कैसी और बेन देखते हैं कि केकड़े कंटेनर काटकर अंदर घुस जाते हैं और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं। लोग हथियारों से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो टिक नहीं पाते और सब मारे जाते हैं। अगली सुबह जूलिया को होश आता है। वो देखती है कि बच्चे वहां नहीं हैं। वो घबरा जाती है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। तभी दूर से कैसी और बेन आते दिखते हैं।
वे खाने पीने और हथियारों की तलाश में गए थे। अब वहां केकड़े नहीं थे। जूलिया अपने जख्म को ठीक करती है जबकि बेन कंटेनर में पड़े मरे लोगों से हथियार इकट्ठा करता है ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जा सकें। उन्हें थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाता है। इसके बाद जूलिया कैप्टन से संपर्क करती है, लेकिन कैप्टन बताता है कि उस पर भी इन क्रीचर्स ने हमला किया है और वो बुरी तरह घायल है। वो कहता है कि मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, और ये भी बताता है कि समुद्र का पानी अब बहुत जल्द अपनी जगह लौटने वाला है, इसीलिए ये सी क्रीचर्स वापस आए हैं। ये सुनकर जूलिया रो पड़ती है क्योंकि उनका मैप भी रात की भागदौड़ में खो चुका था और अब उन्हें सबमरीन की दिशा भी नहीं पता थी। कैप्टन उनकी मदद के लिए फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है और बेन उसे देख लेता है, लेकिन वो जगह बहुत दूर थी। वे तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्हें एक खतरनाक चट्टानी रास्ते से गुजरना था जहां किसी भी वक्त केकड़े हमला कर सकते थे। कैसी को अपनी मां की चिंता होने लगती है। वो सोचती है कि कैप्टन तो केवल 2 बच्चों को सबमरीन मिलेगा, तो मां का क्या होगा। जूलिया उसे समझाती है कि अब इस बारे में मत सोचो, पहले सबमरीन तक पहुंचो, फिर डिसाइड करेंगे। और वो कहती है, चलो आगे बढ़ो। लेकिन आगे बढ़ते हुए किस्मत फिर साथ नहीं देती। वहां लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है और जूलिया, जो सबसे पीछे थी, एक बड़े पत्थर के नीचे फंस जाती है। कैसी अपनी मां को छोड़कर आगे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जूलिया उसे कसम देकर कहती है कि तुम हर हाल में खुद और अपने भाई को बचाओ। इसीलिए कैसी बेन को लेकर आगे बढ़ती है। जब वे सबमरीन तक पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं मिलता। दोनों जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी पीछे से कैप्टन आता है, गंभीर रूप से घायल। कैप्टन कहता है, सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं और मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम है। अगर मैं सबमरीन में बैठकर पानी से बच भी गया तब भी मैं जिंदा नहीं रहूंगा। यह सुनकर कैसी तेजी से पीछे मुड़ती है और जूलिया की ओर जाती है, लेकिन उधर फिर से केकड़ों का सैलाब आ जाता है। जूलिया उनसे गन से शूट करती है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी किसी क्रीचर के पहुंचने से पहले कैसी ऊपर से हाथ देती है और जूलिया को बाहर खींच लेती है। दोनों वहां से भागते हुए सबमरीन तक पहुंचते हैं। वे बिना समय गंवाए सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं और केकड़े पीछे पहुंच जाते हैं। ठीक उसी वक्त एक विशाल समुद्री लहर उनकी ओर आती दिखाई देती है, सैकड़ों मीटर ऊंची। वो बेहद खतरनाक थी और जोरदार तरीके से सबमरीन से टकराती है, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं। जूलिया को जब होश आता है तो पाती है कि सबमरीन पानी में नहीं, बल्कि उस बड़ी लहर ने उन्हें बहाकर एक शहर तक पहुंचा दिया है। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। इसे देखकर साफ लगता है कि जमीन पर इंसानों का लगभग सफाया हो चुका है और बस इसी दृश्य के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।